आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रामीण भारत में कैसे पहुंच बनाएगी? किस तरह से सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें जो हैं कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आकर या कुछ सॉफ्टवेयर बदल सकती है हेल्थ केयर को? तो जब टेक्नोलॉजी हर जगह इन्वॉल्व हो रही है तो हेल्थ केयर कैसे पीछे छूट रहा है? भारत की आबादी जो 140 करोड़ की है, उसको अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचानी है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो बहुत ज़रूरी है। लोगों को अभी भी भरोसा नहीं होता जब अब उनके स्वास्थ्य की बात होती है तो टेक्नोलॉजी। तो जब भी हम हेल्थ केयर की बात करते हैं या वाइट कॉलर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉब्लम्स आर प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम मेंटल वेलनेस के ऊपर भी बहुत काम करते हैं, जिसमें ये टेलीमेडिसिन को हम लोग अपने आर्मी के ऑफिसर्स के लिए और जवानों के लिए जो कि बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को, डॉक्टर कंसल्टेशन को, डॉक्टरी परामर्श को पहुंचाने के लिए भारत सरकार और इंडियन आर्मी यूज़ करती थी। अगर मैं तुलना करूं भारतीय हेल्थ केयर की और दूसरे जगहों की, दूसरे किसी भी देश का आप उठा के बता सकते हैं, तो क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं आप लोगों को? इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है, रीचेबल है। हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो लोग हमसे बहुत एडवांस हैं, बट हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे। हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे, एम्स जैसी इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। मतलब इंडस्ट्रीज में जब कोई जाके काम करता है तो हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती हैं। इनफैक्ट अगर आज की डेट पे आप देखेंगे तो आईटी में भी स्पाइन प्रॉब्लम एंड ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। तो ये सिर्फ ब्लू कॉलर तक नहीं, व्हाइट कॉलर तक भी ये चीज़ें जा चुकी हैं। ब्लॉकचेन और एआई जैसी टेक्नोलॉजी को बैकएंड पे हम यूज़ करते हैं। इस डेटा का एक्सेस उस मरीज के अलावा या उस मरीज ने जिसको भी परमिशन दिया उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। आप भी और आगे डेवलप करते हैं तो हम आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर देके नहीं छोड़ते, हम आपको सिर्फ एक सर्विस देके नहीं छोड़ते, हम आपके साथ ग्रो करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक ऐसी बातचीत में जो आपको लगेगा कि ये तय मानक से ये लोग कुछ हटकर काम कर रहे हैं, क्योंकि तकनीक हमें हर 2 साल में या 1.5 साल में कुछ ऐसी चीज़ें दे रही है जो हमें स्टंट करके रख दे रही है। अभी हमारे साथ जो 2 लोग बैठे हुए हैं, ये हेल्थ केयर में तकनीक के माध्यम से काफ़ी बदलाव कर रहे हैं। हमारे साथ हैं रमन मिश्रा और हर्षवर्धन पांडे। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि तकनीक के जरिए ये हेल्थ केयर में किस तरह का बदलाव कर रहे हैं, कैसे बस कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से डॉक्टरों की पहुंच ये आप तक बिल्कुल ही आसान बना देंगे। स्वागत है रमन आपका, स्वागत है हर्ष आपका। हेलो हिमांशु जी। थैंक यू हिमांशु जी। तो जैसा आपने बोला कि हाँ, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी, हम कहेंगे कि हम टेक्नोलॉजी की ही दुनिया में रहते हैं। हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। पहले के ज़माने में हमें बैंकों की लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। आज आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैसा भेजना है तो उसमें कुछ सेकंड्स लगते हैं एक क्यूआर कोड के माध्यम से। तो जब टेक्नोलॉजी हर जगह इन्वॉल्व हो रही है तो हेल्थ केयर कैसे पीछे छूटता? भारत की आबादी जो 140 करोड़ की है, उसको अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचानी है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम जब भी इसके बारे में सोचते हैं तो हमेशा हमें ये लगता है कि हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करेगी, कैसे, क्योंकि लोगों को तो हमेशा टच एंड फील ऑफ द डॉक्टर चाहिए। लोगों को जब तक कोई कुछ छुए नहीं, लगता नहीं है कि स्वास्थ्य में टेक्नोलॉजी बहुत अभी भी एक पिछड़ी हुई है। लोगों को अभी भी भरोसा नहीं होता जब अब उनके स्वास्थ्य की बात होती है तो टेक्नोलॉजी में। कैसे, कुछ आप एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि कैसे तकनीक जो है वो अभी स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ है? क्योंकि देखिए, पेमेंट आपने जैसा जिक्र किया कि पेमेंट में हम भेज दे रहे हैं, हम इंटरनेशनल पेमेंट भी कर दे रहे हैं। एक ऐप के जरिए हम इंटरनेशनल पेमेंट कर दे रहे हैं। बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है, आप दुनिया में कहीं भी घूमिए, करेंसी कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पर तकनीक जो हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर के सेक्टर में बहुत अहम योगदान दे सकती है, या है उसका अहम योगदान। बिना तकनीक के आप एक्सरे कैसे कर सकते हैं? नहीं संभव है ना? तो इसका कोई उदाहरण बताइए कि किस तरह से सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें जो हैं कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ आकर या कुछ सॉफ्टवेयर बदल सकती है हेल्थ केयर को। जैसे अभी एआई आ गया है। अब मैं अगर कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहूँ, है ना, फॉर एग्जांपल मैं कोई सवाल करूँ तो पहले गूगल हमें 100 वेबसाइट देता था, लिस्ट दे देता था कि आप यहाँ यहाँ जाके पढ़िए। अब नहीं देता।
अब मैंने सवाल किया तो उसके नीचे ही मुझे उसके सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, कट टू कट आ जाते हैं, है ना। तो अभी तो देखिए जब आप किसी और चीज़ की बातें करते हैं तो उसमें संवेदनशीलता और जो स्वास्थ्य की संवेदनशीलता है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली बहुत पहले से आई हुई है। आपने जैसे एक्सरे का एग्जांपल लिया, तो एक्सरे एक टेक्नोलॉजी है, एक हार्डकोर इक्विपमेंट के थ्रू सॉफ्टवेयर पे एक आपके इम्प्रिंट्स नज़र आते हैं। बट अब समझिए कि इसकी डिलीवरी को और सरल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। इसी चीज़ को हम कहते हैं, जब भी डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर हम लास्ट माइल तक लेके जा रहे होते हैं, तो हम इसको कहते हैं टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मैंने और आपने एक वीडियो कॉल पे डॉक्टर से बात कर ली, या फिर आपने दवा का ऑर्डर दे दिया, आपके पास दवा पहुंच गई, या आपने जैसे बोला एक्सरे। अब वो एक्सरे देखने के लिए हो सकता है वो रेडियोलॉजिस्ट कहीं और बैठा हो, बट आज वो वहाँ बैठ के उस एक्सरे के फिल्म को एग्जामिन कर पा रहा है और आपको आउटपुट दे पा रहा है। दिस इज ऑल्सो टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो टेलीमेडिसिन भारत में बहुत पहले आया था। डीआरडीओ की पहल थी जिसमें ये टेलीमेडिसिन को हम लोग अपने आर्मी के ऑफिसर्स के लिए और जवानों के लिए जो कि बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को, डॉक्टर कंसल्टेशन को, डॉक्टरी परामर्श को पहुंचाने के लिए भारत सरकार और इंडियन आर्मी यूज़ करती थी। बट जब इसकी एफिशिएंसी को लोगों ने नोटिस करना चालू किया, तो हमारे देश में टेली कंसल्टेशन का एक ये कह सकते हैं कि बाढ़ आ गई, जहाँ पर लोगों को इसका रियलाइजेशन चालू हुआ कि हाँ, हम भी डॉक्टर से कहीं पर भी बैठे बात कर सकते हैं। जिसमें भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई, जैसे ई संजीवनी ने देखा जाए तो अभी लास्ट टाइम जब देख रहा था, 9 करोड़ से ज़्यादा कंसल्टेशन करी टेलीमेडिसिन। 9 करोड़? हाँ जी। मतलब भारत के लोग अब इस टेलीमेडिसिन पर विश्वास जता रहे हैं। हाँ, ये हम यहाँ से इलाज करा सकते हैं, हमेशा से कराते हैं। तो वो जो टच एंड फील की जो आप बात कर रहे थे कि डॉक्टर जब तक हमारी नब्ज को पकड़ के नहीं टटोल रहा है ना, वो कैसे लाएगा? वो कैसे हमारी ब्लड प्रेशर को नब्ज टटोलेगा नहीं तो हम भारतीय जनता भरोसा नहीं करते जल्दी से किसी चीज़ पे। डॉक्टर नब्ज नहीं टटोला तो उसको कैसे पता कि हमारा बीपी ठीक है? आला अगर उसने वो नहीं लगाया, इधर नहीं लगाया, उसको कैसे पता कि दिल की धड़कनें इसकी सही चल रही है, भाई 1 मिनट पे है? देखिए जैसा आपने बोला, टेली कंसल्टेशन में जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भारत की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी, खासकर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में कैसी है। हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी गांव देहात में रहती है। बिल्कुल। बट मेजॉरिटी डॉक्टर्स आप देखेंगे कि वो प्रैक्टिस करते हैं मेट्रो सिटीज़ में। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए आज के ज़माने में, अगर हम सरकारी संस्थान से नहीं हैं, तो भी करीब 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं मिनिमम। अगर आप सरकारी संस्थाओं से नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट से हैं, तो मिनिमम 1 करोड़ जी। अब जो जब उसको 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो वो भी चाहेगा कि अब मैं कमाऊँ, किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम करूँ, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ, जो कि ज़्यादातर शहरों में उपलब्ध है। इसीलिए आप ये हमेशा देखेंगे कि ये डिस्पैरिटी, जहाँ पर देश की 72-70% आबादी है, वहाँ पर हमेशा डॉक्टर की कमी है। हाँ, अभी कमी की बात, अभी मनसुख मंडाविया का सदन में बयान था 2 साल पहले कि हमारी ग्रामीण आबादी जितनी है ना, जो ये पीएससी हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन सबको पर जहाँ डॉक्टर उपलब्ध हैं और जहाँ नहीं है, इन सब का जब डाटा उन्होंने पेश किया तो वो डाटा मुझे भी शॉक कर गई। उन्होंने बयान देते देते ये बोला, सदन के अंदर बोला है कि 80% ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी है। हाँ, ये सही बात है। और मुझे लगता है कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन, आप जिस तकनीक की बात कर रहे हैं, ये तकनीक भारत में इंटरनेट अब बहुत सस्ता है, हर गांव में पहुंच है। किसी गांव में थोड़ी स्लो चलती है, किसी गांव में थोड़ी फास्ट चलती है, वो अलग बात है, लेकिन इंटरनेट पहुंच गया है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रामीण भारत में कैसे पहुंच बनाएगी? देखिए,
ऐसे में हमने क्या किया, देखिए सबसे पहला इसमें मैं भारत सरकार को बहुत कह सकता हूँ श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो पहल है ई संजीवनी के माध्यम से टेली कंसल्टेशन को और लोगों तक पहुंचाने की, एक्सपीरियंस करवाने की, मोदी जी का और बाकी सारे हमारे मंत्रीगण और जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों ने आगे चढ़ के टेलीमेडिसिन को प्रमोट किया। इससे जनता के ऊपर जनता को एक विश्वास आया कि हाँ ये जो चीज़ें हैं ये एक सही चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, पहले मैं बताता हूँ कि टेली कंसल्टेशन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास पैनल पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर बनाया है, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी डॉक्टर कहीं भी बैठा है वो हमारे पैनल पे ईजिली ऑनबोर्ड हो सकता है, आएगा, रजिस्टर करेगा एंड ही इज़ अ डॉक्टर इन ईऑन मेड पोर्टल नाउ। चाहे आप दिल्ली में बैठे हो, चाहे आप कश्मीर में बैठे हो। और अगर आपको अब सुविधा देनी है रूरल इंडिया में, तो वहाँ पर जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स थे, जैसे फार्मासिस्ट थे, लास्ट माइल हेल्थ केयर वर्कर में आशा बहुएँ हैं, या फिर आपके नर्सिंग स्टाफ है, हम इन सबको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये आपके पास आते हैं, आपके घर जाते हैं, आपके मोहल्ले में आते हैं, और जो दिल्ली, मुंबई, देश के बड़े डॉक्टर्स हैं, जो देश के बड़ी संस्थानों के डॉक्टर हैं, उनसे आपको बैठे बैठे आपके गांव में, आपके विलेज में वीडियो कॉल के माध्यम से बात करवाते हैं। अब इसमें आता है आपका सबसे पहला सवाल कि लोगों को टच एंड फील का चैलेंज आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमने उन्हीं लोगों को फ्रेंचाइजी दी, हमने उन्हीं लोगों को ये सॉफ्टवेयर दिया जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में पहले से अब एक स्वास्थ्य संबंधित सॉल्यूशन देने के नाम से प्रचलित थे, जैसे आशा बहुएं, जैसे कि फार्मासिस्ट, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई भी मरीज़ उनके पास आता है, तो मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उनको पहले से बीपी नापना आता है, तो उनके पास बीपी मशीनें हैं। अब वो बीपी मशीन लगाते हैं आपके हाथ में, वो जो भी पैरामीटर्स आते हैं वो ईऑनमेंट द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर में फ़ोटो के माध्यम से, और वो खुद भी इनपुट करते हैं। जैसे ही वो इनपुट करते हैं, वो इमीडिएट लेवल पर डॉक्टर जो टेली कंसल्टेशन कर रहा है उसके पास पहुंच जाती है। जब आपने बोला कि उनका शुगर बढ़ा हुआ है, तो शुगर में आपका प्रिक टेस्ट हुआ, फ़ोटो खींची, शुगर टेस्टिंग किट की रिज़ल्ट की, इनपुट किया और डॉक्टर के पास लाइव चला गया। तो टेली कंसल्टेशन में जो डॉक्टर है, अब हमने उसको भी एक और बेहतर निरीक्षण करने के लिए कह सकते हैं कि उपाय दे दिए। आज के टाइम पे अगर आप और मैं बात करें, अगर मैं और आप एक वीडियो कॉल पे डॉक्टर से बात करते हैं और डॉक्टर जानना चाहता है हमारा बीपी क्या है, तो आप और हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास अभी के समय पे वो मशीन उपलब्ध नहीं है। हाँ, नहीं है। लेकिन जब हम रूरल हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम ये सॉफ्टवेयर को जब डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेट करके लेके जाते हैं, तो डॉक्टरी परामर्श बेहतर होता है, इलाज बेहतर होता है, और लोगों को वो टच एंड फील जिसकी आप पहले बात कर रहे थे वो पहुँचती है। और इसका उदाहरण है, आज के समय पे हम लोग हर महीने 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा कंसल्टेशंस करते हैं, और सारी कंसल्टेशंस ग्रामीण इलाकों से ही आती हैं ज़्यादातर। हाँ, ग्रामीण इलाकों में आप लोग अभी जब हम इस रिकॉर्डिंग में पहुँचे तो इससे पहले बता रहे थे, हर्ष भाई बता रहे थे कि हम ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाने के लिए हमने बहुत कड़ी मेहनत करी है। गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जहाँ सड़क नहीं पहुँच रही है, इंटरनेट ने हमारा काम आसान कर दिया, हम वहाँ पहुँच रहे हैं, है ना? तो हर्ष भाई, आपका क्या अनुभव रहा है ग्रामीण भारत में जब आप गए, तो डॉक्टरी की सलाह कैसे लोग, मतलब अगर वो आपको दिखा रहे थे तो क्या वो भरोसा कर रहे थे? क्या अनुभव, पूरा अनुभव क्या है? आप थोड़ा अनुभव मैं बताइए आपको ग्रामीण बताता हूँ भारत। कि ये कंपनी की हमने कहाँ से शुरुआत करी और हम वहाँ तक कैसे पहुंचे, तो उससे आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल। हम लोग ने इस कंपनी की शुरुआत करी थी जब कोविड आया था, तो हम लोग जर्मनी, चेक रिपब्लिक जैसे कंट्रीज में कोविड किट को एक्सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, राइट। तो और कोविड वहाँ में आपकी काफ़ी भागीदारी रही है कोविड में उबारने हमने बहुत सारे लोगों की मदद करी, हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करी। इंडिया में भी हमने बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन दिलवाए, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराए, और ये सारी चीज़ें हमने करी। फिर हमने देखा कि यूरोप जैसे कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। हमारे कंट्री में उस समय भी सलाइवा
जो बेसिकली आपके नोज में प्रिक से टेस्ट करते थे। हाँ। और यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पे आपके सलाइवा से ही कोविड का टेस्ट हो जा रहा था, आपको नोज में उतना पेन लेने की जरूरत नहीं थी। तो हम उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आए, हमने इंडिया की सबसे पहली सलाइवा बेस्ड कोविड टेस्टिंग किट बनाई। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास कई सारे लोगों का कॉल आना चालू हुआ कि सर मेरे को फीवर आ रहा है, मेरे को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं क्या करूं यहाँ पे। फिर हमने रियलाइज किया कि टेलीमेडिसिन की तो आज की डेट पे बहुत ज़रूरत है। कोविड के टाइम पे वैसे भी डॉक्टर की बहुत शॉर्टेज थी। और वहां से हमने सोचा कि अब हम रूरल एरियाज पे जाएंगे। मैं और रमन खुद 6 महीने रूरल एरियाज पे गए, हमने समझा कि वहां पे दिक्कतें क्या हैं। तो रूरल एरिया में दो सबसे बड़े प्रॉब्लम चलते हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि यूजर को टच एंड फील ऑफ द डॉक्टर चाहिए, फोन में बात किए हुए डॉक्टर की बात वो नहीं मानता है। दूसरा है ट्रस्ट। आज की डेट पे अगर कोई एक नई पेप्सी की बोतल आएगी, नई कोल्ड ड्रिंक आएगी, 10 रुपए महंगी भी होगी, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो पैसा देके कि कैसी है। बट अगर आपको फीवर है, आप बीमार हो, तो आप ये ट्राई नहीं करोगे कि भाई चलो देखता हूँ एक नई कंपनी आई है और मैं वहां पे अपना इलाज करा लूं। ट्रस्ट का इशू तो ट्रस्ट बनेगा। का एक बहुत बड़ा इशू था। तो हमने सोचा कि हम वहां पे जो ऑलरेडी लोकल हेल्थ केयर वर्कर प्रेजेंट है आज की डेट पे, उसको हम एम्पावर करेंगे। इंडिया में 80 लाख ऐसे लास्ट माइल हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनके पास ऑलरेडी पेशेंट का ट्रस्ट बना हुआ है, पेशेंट उन पे ट्रस्ट करते हैं और वो अपनी सर्विसेज वहां पे पहुंचा रहे हैं। हम सिर्फ उनको अपस्किल कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं कि जिसकी मदद से आज की डेट पे जिन ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, वो लोग हमारा सॉफ्टवेयर यूज करके ग्रामीण में वो सुविधाओं को लेके जा सकें। जैसा कि अभी अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि मेडिकल स्पेस में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। हम बात करते हैं कि आज रोबोटिक सर्जरी भी हो जा रही है। बट आप उस आदमी के बारे में सोचिए जो एक ग्रामीण इलाके में बैठा हुआ है, उसको यही नहीं पता कि मुझे बीमारी क्या है, मैं अस्पताल तक कैसे जाऊंगा, और मैं जिस अस्पताल में जाऊंगा मेरा वहां पे इलाज सही से होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। वहां पे हम लोग आते हैं और लास्ट माइल हेल्थ केयर वर्कर के थ्रू पूरा का पूरा जर्नी यूजर का कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तो ये हर्ष आपका अनुभव था ग्रामीण भारत को लेकर। अच्छा, मुझे लगता है कि ग्रामीण भारत में मजदूर वर्ग हैं। मजदूर वर्ग वो वर्ग जो ग्रामीण भारत से आके शहर में रह रहे हैं, हाँ, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के नहीं आए हैं, है ना। हालांकि वो ग्रामीण भारत के यही लोग IITian भी हैं, यही लोग बड़ी बड़ी संस्थानों में परीक्षा क्रैक करके पहुंच भी रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी आबादी है जो मजदूरी से जुड़ी हुई है, जो बिल्कुल। केमिकल फैक्ट्रियों में काम कर रही है, जो सीमेंट फैक्ट्रियों में काम कर रही है, जो माइनिंग में काम कर रही है। माइनिंग तो शहर में है नहीं, तो माइनिंग अगर आप उन इलाकों में गए होंगे, उन मजदूरों से बात करी होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बीमार अगर पड़ रहे होंगे तो वही लोग होंगे जो माइनिंग में काम कर रहे होंगे। वो अगर सांस लेंगे तो माइनिंग के जो जितने धूल कण हैं उनमें जाएंगे। केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले, मुझे लगते हैं कि वो मजदूर जो केमिकल फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है हेल्थ। मुझे लगता है वो हर साल तो बीमार होते होंगे, क्योंकि इतनी केमिकल वो सूंघते हैं। तो इन लोगों से मुलाकात हुई थी आपकी? क्या वो कुछ अपनी कहानियाँ बता रहे थे कि उनके लिए क्या क्या चैलेंजेज हैं हेल्थ को लेकर? देखिए, सबसे पहला तो यह है कि अपना गांव छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन रोजी रोटी के लिए आदमी को बाहर जाना पड़ता है। और जब वो कहीं पे जाके लेबर, स्पेशली लेबर क्लास, जो ब्लू कॉलर वर्कर जिनको हम कहते हैं, तो उनके लाइफ में हेल्थ हजार्ड बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, प्रोमिनेंट रहते हैं। अब जब कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, 10-10 घंटे काम करते हैं, तो उनको फटीग आ जाता है। केमिकल स्पिलेज बहुत कॉमन है कि कोई थक गया, उसने ध्यान नहीं दिया और केमिकल उस पर स्प्लेज हो गया। कंटिन्यूअस केमिकल या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप इनहेल कर रहे होते हैं कई सारे केमिकल्स को। जब आप हैवी मशीनरी उसमें काम कर रहे होते हैं तो आपके ऑर्थो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। तो हाँ, मतलब इंडस्ट्रीज में जब कोई जाके काम करता है तो हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती हैं। इनफैक्ट अगर आज की डेट पे आप देखेंगे तो आईटी में भी स्पाइन प्रॉब्लम एंड ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। तो ये सिर्फ ब्लू कॉलर तक नहीं, वाइट कॉलर तक भी ये चीज़ें जा चुकी हैं। अच्छा, व्हाइट कॉलर से मुझे एक चीज़ ध्यान आया, ब्लू कॉलर, क्योंकि अब मैं ब्लू कॉलर मजदूर नहीं हूँ, मैं व्हाइट कॉलर मजदूर हूँ, कॉर्पोरेट का मजदूर हूँ। तो अगर मैं कॉर्पोरेट में घुसूँ, सपोज करो कि मैं दिन भर काम करता हूँ, तो चेयर पे बैठ के काम करता हूँ, ठीक है। अब उस बैठने की प्रक्रिया में गर्दन ऐसे झुकी है, सिस्टम पे लगे हुए हैं, तो हो गया दर्द, गई कमर, गया घुटना, क्योंकि हम काम तो कर नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो हड्डियों की प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि जो बैठ के जॉब करने वाले हैं, सो कॉल्ड वाइट कॉलर मजदूर जो हैं, कॉर्पोरेट वाले, उनका क्या हिसाब है? उनसे कभी मिले? आपको हड्डियों की प्रॉब्लम तो नज़र आ जाती है हिमांशु जी, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, जो किसी को नज़र नहीं आती।
वो है मानसिक प्रॉब्लम। जब आप 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, आप घर जाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, जब आप धीरे धीरे डिप्रेशन और मेंटल, जिसे कह सकते हैं कि हम एक ऐसी सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ एंग्जाइटी वगैरह की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑर्थो प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली एक चैलेंज है जो कि आपको प्रोमिनेंटली नज़र आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आपको उस समय नज़र नहीं आते, लेकिन आपकी हैबिट में, आपकी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लेके आते हैं। तो जब भी हम हेल्थ केयर की बात करते हैं या वाइट कॉलर की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली फिज़िकल प्रॉब्लम्स आर प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम मेंटल वेलनेस के ऊपर भी बहुत काम करते हैं। इवन आज के ज़माने में मेंटल वेलनेस पे काम करना तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। हाँ, अब थोड़ा मेंटल वेलनेस की बात करना थोड़ा वोकल हो गया है। बहुत Yes. ज़रूरी है। पहले तो अगर आज भी पहले तो छोड़िए, आज भी अब गांव में बात करें कि ये भाई मेंटली थोड़ी सा ये होते तो उसको पागल करार दे देते हैं, है ना। गांव में तो आज भी मेंटल हेल्थ पे बात करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब शहरों में थोड़ा लोग वोकल हो गए, मेंटल हेल्थ पे थोड़ा बात, वोकल हुए हैं। हाँ, बात तो कर रहे हैं। तो इसके लिए तो जब काम करना मुझे लगता है कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बुक है पॉलो कोएल्हो की, द डेविल, नहीं, वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई। ठीक है, पॉलो कोएल्हो की बुक है, काफ़ी अच्छे राइटर हैं, आप पढ़िएगा उनको। तो उसमें वो एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक किंगडम था, उस किंगडम में 2 कुएं हुआ करते थे। ठीक है, एक कुएं, और जो पड़ोसी राज्य था उसको उस किंगडम की खुशहाली से बहुत दिक्कत थी। तो उन्होंने क्या किया, एक तांत्रिक को भेजा या एक डॉक्टर को ही भेजा होगा, साइंटिस्ट को भेजा, और एक कुएं में जाकर उसने कोई पोशन मिला दिया। अब जो भी इंसान उस कुएं से पानी पीता था वो पागल हो जाता था। ठीक है, अब राजा बूढ़ा था और रानी भी बूढ़ी थी, तो लोग, पहले जो प्रजा राजा को बहुत प्यार करती थी, आज वही प्रजा राजा को मारने पे तुल गई है। तो रानी से बोलते हैं हमें इस शहर को से भाग जाना चाहिए। तो रानी बोलती है नहीं, ये लोग पागल नहीं हुए। ठीक है, तो वो राजा बोलता है कि कैसी बातें कर रहे हो। तो रानी बोलती है आप रुको। रानी जाती है, उसी कुएं का पानी लेके आती है, राजा को पिलाती है, खुद भी पीती है। अब राजा और रानी भी पागल हो गए। अब पता है, प्रजा उनकी बात मानने लग गई। अच्छा, हाँ, तो यही बात है। पहले जब हम वो चीज़ें फेस नहीं करते थे, हमें जब नज़र नहीं आती थी, तो हमें वो इंसान पागल लगता था। जब आज के ज़माने में आपके बच्चे, आप खुद जब एंग्जाइटी इशू से, एंगर इश्यूज से जूझ रहे हो, तो आपको वो सारी चीज़ें अब समझ में आती हैं कि मेंटल वेलनेस क्या है। अब पागलपन वो नहीं है, डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है, एंग्जाइटी एक प्रॉब्लम है जिसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। तो ये दस्तूर है देश हाँ, का। वो जब तक खुद पे नहीं गुजरती तब तक दूसरों का दर्द नहीं आता समझ। तो इसीलिए हम लोग के 2 मेजर सेगमेंट थे आपने अगर, कि रूरल इंडिया एंड कॉर्पोरेट, जिसको हम लोग मिला के वर्किंग करते हैं कि जो ब्लू कॉलर वर्कर हैं, वाइट कॉलर वर्कर हैं, एंड रूरल इंडिया, जहाँ पे हेल्थ केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोग वहीं पे फोकस मेजरली कर रहे हैं कि हम वहाँ पे टेली हेल्थ को लेके जा पाएँ और वहाँ पे अपनी हेल्थ केयर सुविधाएं दे पाएँ। और टेली हेल्थ की जब भी मैं बात करता हूँ, हम लोग हमेशा टेली हेल्थ को ऐसे देखते हैं कि अच्छा ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, हम इसको कभी प्राइमरी ऑप्शन क्यों नहीं समझते। आज के टाइम पे आप बताइए, लोग स्पेस में इलाज कर दे रहे हैं। यहाँ बैठ के हाँ, मैं सुनीता विलियम्स का स्पेस में इलाज हो हुआ है, खबरें मैंने पढ़ी है। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से। ठीक है, आर्मी धड़ल्ले से यूज़ करती है, आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेली कंसल्टेशन। हाँ, युद्ध में तो अब कोई डॉक्टर जाने से रहा ना। नहीं, वहाँ नहीं, पे वहाँ पे पैरामेडिक स्टाफ होता डॉक्टर है, रहते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे एक्सट्रीम इलाके हैं जहाँ पे शायद उस समय पे डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल, इनफैक्ट वहाँ पे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बात हो रही है, वीडियो कॉलिंग पे भी नहीं हो हाँ, रही है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो आर्मी में हैं, मैं तो अगर उनकी यूनिट जो जैसे पूरी यूनिट गई है वो जंगलों में है, तो उस पर्टिकुलर एक पूरी यूनिट में तो डॉक्टर होते हैं, लेकिन उनका एक कुछ लोगों का एक ग्रुप कहीं किसी मिशन में लगा, कहीं चला गया है, तो जब उनको किसी तरह का जंगल में गए, कभी सांप ने काट लिया, कभी किसी ने काट लिया, तो इतने तो उनको ट्रेन किया जाता है कि भाई आप कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हो। लेकिन अगर कहीं किसी की हालत बिगड़ी तो वो बताते हैं कि वो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, वो वहाँ से बताते बिल्कुल। हैं और हम यहाँ वो चीज़ अप्लाई करते हैं, तो चीज़ें ठीक हो जाती है, मैनेज हो जाता है। इनफैक्ट आपको पता है, पहली बार देश में, दुनिया में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1920 में
टेली कंसल्टेशन का इस्तेमाल हुआ ही इसीलिए था। यूएस में या फिर इंग्लैंड में, मैं इंग्लैंड में तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से शिप में मौजूद जो सेलर्स थे उनका इलाज हुआ था 1920 में, आज से 105 साल पहले। 105 साल पहले। मतलब ये, जैसा मैं सोच रहा था कि बहुत नई चीज़ है, बहुत नया थिंक है, ऐसा नहीं है। दुनिया में ये 100 सालों से चल रहा है, हाँ, बट बट वही था, तकनीक ने इसे सुलभ बना दिया है। तकनीक अब ये एज ऑर्गेनाइजेशन इस तकनीक का इस्तेमाल कर गांव के लोगों तक पहुंच रहे हैं, कॉरपोरेट के लोगों तक पहुंच रहे हैं, जो जिनके पास इतना वक्त नहीं है कि भाई लंच कर लें, या जिनके पास इतना वक्त नहीं कि आज अगर लंच कर लिया तो आज डिनर होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो इस भागम भाग में, मेट्रो सिटीज में भागम भाग में, जहाँ डॉक्टरों में लाइन में लगे हैं, जाए आने जाने में बहुत टाइम लग रहा है, हॉस्पिटल कहीं और को, हम कहीं और हैं, तो उस स्थिति में वो बस एक कॉल करें, डॉक्टर से कनेक्ट और बातचीत जारी, उनका इलाज संभव हो सकता है टेलीमेडिसिन से। ऐसा मैं सही कह रहा हूँ? हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा है। जैसा आप लोग पहले भी बता रहे थे कि हमारी ये सर्विस टाटा यूज कर रही है, हाँ, अडानी की कंपनी से टाई अप है। अडानी की अभी बातचीत चल रही है, कंपनी से टाई अप नहीं है। टाटा स्टील्स के हम लोग ट्रक ड्राइवर्स का चेकअप करते हैं। मैं आपको इसके पीछे भी एक किस्सा बताता हूँ। देखिए, आज के टाइम पे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स हैं। 1 करोड़ से, मतलब 1 करोड़ के आसपास है। लेकिन ये ट्रक ड्राइवर्स अपने आगे आने वाली जनरेशन को ड्राइवर नहीं बनना देना चाहते। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनकी जो परिस्थिति है, इनकी जो लाइफस्टाइल है, ये बहुत दुर्गम है, बहुत दुर्गम। मतलब आप घंटों घंटों का ट्रक चला रहे हो, बारिश हो, सर्दी हो, साइड में ट्रक लगाना है, प्रेशर है जल्दी सामान पहुंचाने का, हाँ, जल्दी आने का, कहीं ढाबे पे सोए हुए कोई हैं, लाइफस्टाइल कहीं नहीं ढाबे है। पे कुछ भी खा रहे हैं, जिस स्टेट में गए उस स्टेट के ढाबे पे उस तरह का खाना मिल रहा है। और इसके बदले हम क्या करते थे? हमने कभी हेल्थ कैंप लगा दिया, हमने कभी एक छोटा सा हेल्थ कैंप लगा दिया और उसके बाद भूल गए। हमने 5-10 ट्रक ड्राइवर्स को पकड़ के एक बार साल में ढूंढ के कहीं से एक बार चश्मा दे दिया। हाँ, फोटो खिंचाने के लिए। उसके बाद क्या आपको कैसे पता कि उसकी पावर आगे बढ़ी या घटी? कोई पेशेंट मैनेजमेंट नहीं था। और टाटा तो हमेशा से देश में नामी रहा है कि लोगों की सर्विस के लिए, लोग अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, हिंदुस्तान के लोगों को टाटा से प्यार है, टाटा मतलब और वो भरोसा। अभी दिखा है हाल में जब रतन टाटा जी गए हैं, तो वो प्यार हिंदुस्तान के लोगों ने वो मोहब्बत बरसाई है उन पे। तो टाटा स्टील्स ने ट्रस्ट बोला है। कि हमें हमारे ट्रक ड्राइवर्स की बहुत चिंता है। मतलब बाकियों का उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें है। तो उन्होंने बोला कि हमारे जितने भी ट्रक ड्राइवर्स भाई जब भी यहाँ से सामान अनलोड करके या लोड करके निकलते हैं, हमें कम से कम पता हो कि ये सही स्वास्थ्य में ड्राइव करने जा रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने अपना जो पार्किंग था उसमें हमें क्लिनिक बनाने का ऑप्शन दिया और बोला कि अब जितने भी ट्रक ड्राइवर्स निकलेंगे उनके 16 डिफरेंट वाइटल्स का चेकअप होता है। उस समय उनकी आई पावर क्या है, उस समय उनका ईसीजी क्या है, हार्ट रेट क्या चल रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या चल रहा है, ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, टेम्परेचर क्या चल रहा है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है। वेट नापा जाता है हर महीने कि भाई आपका वेट ज़्यादा कम और बढ़ तो नहीं रहा। आपका हेमोग्लोबिन लेवल नापा जाता है, आपका फटीग लेवल नापा जाता है। और पूरा सुनिश्चित करके, अब मान लीजिए पता चला कि आपको ब्लड प्रेशर आया हाई, तो वहाँ पे टाटा ये नहीं बोलता कि आप जाओ। बोलता है, उसने बोला है कि आप यहाँ पर जब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई आए तो एक उसी इंसान का, उसी ड्राइवर का उसी समय वीडियो कॉल, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से डॉक्टर से बात करवाओ। डॉक्टर दवा लिखता है, डॉक्टर दवा लिखता है, उस पर्सन को उसी समय वहाँ पे वो दवा उपलब्ध होती है। फिर उसका ब्लड प्रेशर जब रेगुलेट हो जाता है तब उसे फिटनेस मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि चेकअप करके छोड़ दिया, पेशेंट को पूरा मैनेज करा जाता है। तभी दुनिया, हिंदुस्तान के लोग टाटा पे इतना प्यार बरसाते हैं। ऐसे कोई टाटा नहीं बन जाता है, वो टाटा अपने एम्प्लॉय का इतना ध्यान रख रहा है बहुत ज़्यादा, ताकि वो लोग वहाँ ना नौकरी कर सकें, अपनी आजीविका चला सकें। प्लस टाटा उस पर पैसे खर्च कर रही है। बाकी कंपनी के सीईओ सोचते हैं कि हम टाटा क्यों नहीं बन पाते हैं। भाई सुनो, ये है कारण। और मतलब टाटा स्टील्स ने जब ये मुहिम उठाई तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा स्टील्स का काम था।
टाटा स्टील से जुड़े हुए जितने भी ट्रांसपोर्टर्स थे, चाहे वो सीजे डार्सल हो, चाहे वो आरआरसी हो, बीएलआर हो, इन सब ने इस पूरे की पूरी मुहिम में टाटा स्टील्स के हाथ को थामा और बोला कि हाँ, हम भी इसमें आगे बढ़ के इलाज करवाना चाहते हैं अपने ड्राइवर्स का। अच्छा, तो ये सारी कंपनियां जो आप बता रहे हैं, टाटा, सीजी डार्सल और ये सारे आ गए हैं? सारे सारे ये सब का आप लोग सबके केयर कर लिए रहे पेन हैं? पॉइंट था। सबके लिए पेन पॉइंट था ये सारे अपने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अगर आप किसी भी, सिर्फ ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर नहीं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, तो जो एनुअल चेकअप होता है, एनुअल चेकअप के नाम पे आपका ब्लड टेस्ट करते हैं आंखों का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, बस होता है, दो चीजें होती बेसिक हैं। हेल्थ चेकअप होता है। पेपर में रिपोर्ट डिलीवर होती है, जिसको ना तो वो वर्कर देख सकता है, ना उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि वो डॉक्टर के पास जाके अपनी रिपोर्ट दिखा पाए, और कल कंपनी के पास वो एक बस फाइल बन के रखा रहता है कि हमने एक रिपोर्ट कराई बनाई है। है, मतलब जो भारत सरकार के कराई है, नियम है बिल्कुल, उसके हाँ। हिसाब से चल लेते हैं। नियम चल की देते पूर्ति है बस। नियम की पूर्ति कागजी होती है, कार्रवाई कागजी होती है कार्रवाई बस। होती है। हाँ। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमारा ऐसा नहीं है। हम लोग का क्या है कि हम आपका चेकअप भी करेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम डॉक्टर से बात भी कराएंगे, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, आपका इलाज चल रहा है, तब तक हम आपके साथ कंटिन्यूअस फॉलो अप करेंगे, फुल हैंड होल्ड। फुल हैंड होल्डिंग। तो अभी क्या है, टेली कंसल्टेशन तो 100 साल से है, बट उसको सर्विस में कन्वर्ट करने का काम हमने किया है कि आज पेशेंट की जर्नी की सिर्फ टेली कंसल्टेशन तो एक उसका हिस्सा है। वहां पे पेशेंट का चेकअप करना, जरूरत पड़ने पे डॉक्टर से बात कराना, अगर उसको कुछ भी दिक्कत आती है तो हम उसको एक क्यूआर कोड भी देते हैं, जिसको वो स्कैन करके तुरंत डॉक्टर से कनेक्ट हो जाता है 1 मिनट के अंदर। तो ये हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी अपने अंदर, अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप लोग फिर एक स्लोगन बना लो कि जब तक फिट नहीं होंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, हम लोग स्वस्थ भारत मिशन पे निकले हैं। हमारा मिशन है स्वस्थ भारत मिशन। फिट करके रहेंगे एकदम, हेल्थ पूरा। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ही मेन फोकस है हम लोग का। जैसे आपने केमिकल फैक्ट्रीज की बात करी, मतलब केमिकल फैक्ट्रीज आज के टाइम पे भारत अपनी इंडस्ट्रीज को वापस बढ़ा रहा है। मतलब हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया हो। पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। फोर्थ पे आ गए हैं, चौथी पे आ गए हैं। और जब तक नहीं होगा, जब तक हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं करेंगे। पर मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करने से सिर्फ नहीं होगा, जो वो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी? मतलब तभी होगी जब वो मानसिक रूप से खुश हो, जब वो स्वास्थ्य रूप से खुश हो, मतलब उसके पास बीमारी ना हो। और सिर्फ उसके पास बीमारी ना हो नहीं, उसके परिवार के पास भी एक ऐसा सॉल्यूशन हो इंश्योरेंस के अलावा, जिसमें वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए किसी एक इंसान से, किसी एक डॉक्टर से, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात कर पाए, अपने बेटे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी माँ के लिए। वो ये उसको बेहद चिंतता जरूरी देता चीज है। है, ये बेहद जरूरी चीज है, क्योंकि परिवार में एक इंसान ठीक रहे और बाकी 2 बीमार हो तो वो टेंशन बहुत बनी बहुत रहेगी। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ, लाइव केस जो हमने देखा अपनी पूरी जर्नी में 1.5 साल में, और ये केस मेरे को बहुत ज्यादा वो करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है। आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, जब बीमार होते हैं तो मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे को बुखार हो रहा है, मुझे दवा दे दीजिए। तो उसी तरीके से एक केस क्या हुआ था हमारे यहाँ, एक लेबर काम करता था, उसकी वाइफ को पेट में दर्द होता था बार बार, और वो हर बार मेडिकल स्टोर से जाके मेडिसिन ले आता था। हिंदुस्तान की And वो 50% आबादी ज्यादातर ऐसी है। ऐसे ही चलता है, और यही चीज 1.5 साल तक कंटिन्यू चली। और एक दिन क्या हुआ कि इतना ज्यादा पेट में दर्द हुआ, और जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो अनफॉर्चुनेटली शी कैन नॉट सर्वाइव। उनके पेट में बहुत ज्यादा कीड़े थे एंड वॉर्म्स थे, एंड उसकी वजह से गैस उस बनी एंड ब्रेन में जाके एंड जैसे उनको जीवन से हार गई, जीवन मतलब से सांसें हार छूट गई। गई। और अगर उसका इलाज ढंग से हो पाता और तो शायद अगर एक बार डॉक्टर से भी बात हो गई होती, और हाँ, तो डॉक्टर कम से कम सलाह तो दे सलाह देते दे कि भाई देता। आप थोड़ा तो जांच करो, अल्ट्रासाउंड तो करा ही लो कम से कम। देखिए मेडिकल स्टोर पे जब आप जाते हैं, या आप जब अभी किसी परिचित से बात करते हैं कि भाई मेरे को घुटने में दर्द था, तुम्हारा घुटने का दर्द ठीक हो गया, ठीक है, तो आप सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हो। मतलब आपने सिर्फ घुटने के दर्द का इलाज करा, उसकी जड़ का इलाज नहीं हुआ है, बीमारी की जड़ का इलाज नहीं हुआ है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में आग लगी है, आपका फायर अलार्म बज रहा है, तो आपने फायर अलार्म को काट दिया है, आग अभी भी लगी हुई है। हाँ, और घर धीरे धीरे जल के राख हो जाएगा, और वहीं पे डॉक्टर आता है, और वहीं पे उसकी जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज जिस तरह से लाइफ स्टाइल है, शहरों की भी जिस तरह से लाइफ स्टाइल है, सिर्फ गाँव की आबादी नहीं, वहाँ तो डॉक्टरों की कमी है ही है।
हमारे शहरों की जिस तरह से लाइफ स्टाइल है, जो वाइट कॉलर जॉब वाले हैं, इनकी भी स्थिति जैसे रमन भाई ने बताया कि मानसिक हालत उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। गांव में तो चलो मानसिक हालत खराब नहीं है, हर तरीके ऐसा की नहीं है, बीमारी के ऐसा लिए, नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बस वहां पे बात नहीं होती है उस हाँ, बारे में, बात नहीं होती या जहाँ पे वो समझ नहीं पाते हैं नहीं। कि आपको मैं बताता हूँ, आपको एक प्रेगनेंसी के बाद मैक्सिमम फीमेल्स एक पोस्ट सिंड्रोम हाँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसे कहते हैं, उससे गुजरती हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे भारत सरकार, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसको डील कर पाए, और डील कर भी पाए तो उस तरह की अवेयरनेस ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में, जैसा आपने बोला कि उसे पागल कह देते थे, वो पागल नहीं था, कोई पागल नहीं होता, उसको बस एक दिमागी रोग था जिसका इलाज हो सकता था। वो तो जैसे कोविड के बाद ये मामला थोड़ा और बढ़ गया है, मेंटल हेल्थ का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अभी लगातार जारी भी है। एक दो चीज़ें जो लगातार जनता में बात होती है कोविड के बाद, एक हार्ट अटैक की समस्या और एक मेंटल मतलब हेल्थ की, मेंटल डिसऑर्डर, ये डिप्रेशन तो सबसे कॉमन बन गया है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन के जो 1 2 3 4 स्टेज हैं, वो कहाँ पहुँच रहा है, क्या हो रहा है, इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके लिए जहाँ तक मुझे भी याद आ रहा है, निर्मला सीतारमन ने आईआईटी जैसे बड़े तकनीकी संस्थान, जो इंडिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की संस्थान मानी जाती है, जो सब कुछ निर्माण कर रही है अभी फ़िलहाल देश में और बाकी जगहों पर, ख़ास करके सॉफ्टवेयर और इन जगहों पे, तो उनको बोला था कि भाई आप कुछ ऐसा तकनीक लाएं जिससे हम आराम से, आसानी से लोगों तक पहुंच सकें। और इस चीज़ को हम, जो ये चैलेंज फेस कर रहा है ये देश, सरकार भी करे, वाजिब है, सरकार भी कर रही है। सरकार के पास तो बहुत सारा डाटा होगा कि कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तभी तो उन्होंने ये आदेश दिया होगा आईआईटी जैसे संस्थानों को कि आप तकनीक लाइए। और शायद मुझे लगता है कि ये तकनीक बेहतर काम कर रही है इन चीज़ों पे। ऑब्वियसली आज के टाइम पे ये तकनीक और ये अवेयरनेस ही है कि आप और हम इस चीज़ पे बात कर पा रहे हैं। आज के टाइम पे हमारे पास इसके सॉल्यूशंस हैं, लोग इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले रहे हैं कि हाँ मैं इस पे बात कर सकता हूँ, मेंटल इश्यूज पे बात करी जा सकती है। बट जब भी हम मेंटल इशू की बात करते अच्छा, हैं, इसका एक फ़ायदा है। सपोज मैं फ़ायदा भी, जैसे मैं अभी जस्ट क्लिक हुआ कि सपोज करूँ कि मैं मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, बात करने के लिए तो आज के शहरों में तो शायद नहीं है, लोग इतने दोस्त हैं नहीं, मैं और मुझे नहीं किसी को बताना है, तो मैं आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता हूँ और मैं डॉक्टर से बात करूँ, जी है ना, बिल्कुल। तो ये बात ना कहीं और फैल रही है ना। मुझे अगर ज़रा भी मुझे लग रहा है कि यार मुझे एंजाइटी ऐसी इशू होने लगी है कि मुझे कोई चीज़ जल्दी नहीं मिले तो उसे एक कपकपी आना ना, पसीने आ जाना एकदम से, थोड़ी देर बाद जाके शांत हो जाना, तो आराम से मैं आपके डॉक्टर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ूँ, आपके जो डॉक्टर हैं उनसे बात करूँ और वो कंसिस्टेंसी एक रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसे हम, हाँ मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले आप हमारे से जब भी जुड़ते हैं तो आपको एक जनरल फिजिशियंस देखेगा, जनरल फिजिशियन, आप उसको अपनी सारे चैलेंजेस बताएंगे। जनरल फिजिशियन आपको एनालाइज करेगा, एग्जामिन करेगा, अगर कोई टेस्ट होंगे तो वो टेस्ट करवाएगा। बेसिक अगर प्राइमरी लेवल पे देखना है तो कुछ दिन की मेडिसिन देख के जो भी उनको जज करना है वो करते हैं। और वही जनरल फिजिशियन आपको, अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, क्या कहते हैं, साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है या क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, किसके पास जाना होगा? या न्यूरोलॉजिस्ट की या जरूरत है। न्यूरोलॉजिस्ट। इतना ज्ञान तो नहीं है मेरे पास। एग्जैक्टली। अब वो जनरल फिजिशियन ये डिसाइड करता है कि आपको किसके पास जाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम सीधे जाते हैं, मैं आपको 50 ऐसे केसेस बताता हूँ कि जिसमें क्या होता है, एक इंसान के पेट में दर्द था, वो गैस्ट्रो के वाले के पास चला गया, गैस्ट्रो वाले के पास डायरेक्ट चला गया, फिर गैस्ट्रो के पास से उसको किसी और जगह भेजा गया, एंडो के पास भेजा गया, एंडो के पास से उसको किसी और के पास भेजा गया, और घूम फिर के बाद में पता चला कि प्रॉब्लम शायद से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं थी जो वो सोच रहा था, उस स्पेशलिटी की नहीं थी। लेकिन आप 50 जगह घूम नहीं, आप 50 जगह घूमाए, आपको पहले एक जीपी के पास जाना चाहिए था। वो जीपी इस चीज़ के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड है, ये डिसाइड करने के लिए कि आपकी बीमारी क्या है और आपको किस स्पेशलिटी के पास भेजना है। इससे आपका समय बचता है।
हाँ, इससे आपका पैसा बचता है। तो पता तो हो कि बट हमें इलाज क्या कराना है। करेक्ट, बट फिजिकल दुनिया में क्या होता है, आम आदमी की तरह अगर हम सोचे, उसको तो लगता है अच्छा मेरे को तो भाई गायनी की समस्या है, मैं गायनी के पास चला जाता हूँ, अगर मैं जीपी के पास जाऊंगा तो मुझे दोनों की फीस देनी होगी, लेकिन आखिरी में तो आप 3-3 डॉक्टर के पास जा रहे हो, और ऑब्वियसली कॉस्ट तो एक है ही है, और वहीं पे टेलीमेडिसिन आता है। आप जीपी से आप बात कर लीजिए, बहुत मिनिमल कॉस्ट होती है, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं, जनरल भी अगर आप बात करें कहीं पे भी हाँ, पॉइंट, ज्यादा नहीं है। करेक्ट। और उसकी वजह से क्या, एक बार आपको पता चल गया तो आप स्पेशलिटी के पास जा सकते हैं, आपका बहुत समय और और वो आपको भी ये भी बचेगा, पता चलेगा कि जाने की आवश्यकता भी है कि है नहीं। कि नहीं। हाँ, ये जरूरी है, प्रोसेस होना जरूरी है। मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में तो हम भारतीयों को तो कम से कम इंडिया के ये बाहर, प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं इंडिया हम। के बाहर यू कैन नॉट गो टू अ स्पेशलिटी डायरेक्टली। अच्छा, यस, यू कैन नॉट गो टू अ तो स्पेशलिटी। कैसा, मतलब अगर आपको मैं पहले तुलना प्रोसेस फॉलो करूं, करेगा। जैसे पहले हर्ष भाई बता रहे थे कि यूरोप में कोविड के बाद चीज़ें बदली, इंडिया में भी बदलनी चाहिए थी। अगर मैं तुलना करूं भारतीय हेल्थ केयर की और दूसरे जगहों की, दूसरे किसी भी देश का आप उठा के बता सकते हैं, तो क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं आप लोगों को? इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है, रीचेबल है, ठीक है। हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो लोग हमसे बहुत एडवांस है, बट हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। एम्स जैसी इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। लेकिन जैसे है कि हम थोड़ा पीछे रहते हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरी वहाँ पे हो सकता है 10 साल पहले ही आ गई, हमारे यहाँ अभी आई, हमारे यहाँ अभी आई, तो हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में पीछे हमेशा रह जाते हैं। अदरवाइज इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, बट इट इज़ नॉट, मतलब इसे कहेंगे आप कि वो सही से उपलब्ध नहीं है, बहुत मिसमैनेज्ड है, जिसे कहते हैं सप्लाई चेन का गैप है। डॉक्टर कहीं बैठे हैं, मरीज कहीं हैं, लोगों को आज भी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में सीधा आ जाते हैं, लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, धूप में लेटे रहते हैं, एक पर्चा लगाने के लिए, एक नंबर लगाने के लिए, जबकि वो सारी सुविधाएं, WHO का डेटा कहता है कि 80% बीमारियां टेलीमेडिसिन पे ट्रीट हो सकती हैं। हाँ, ये डाटा मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा, स्तब्ध कर गया कि लेकिन उसके इतने बावजूद, टाइम से, और भी WHO बहुत पहले बता चुका है ये बात। यस, उसके बावजूद लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के पीछे जाते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, और उसके साथ साथ उनके पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप WHO की टेलीमेडिसिन की बात कर रहे हैं, आपने जो डाटा बताया, मैं एक डाटा उसमें मैं और ऐड कर दूं। मुझे ये नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो ये कह रहा था कि यूरोप के में 80% जो इलाज है WHO वो टेलीमेडिसिन के जरिए ही कर रहा है। मतलब ये नहीं, ये नहीं है, हाँ, ये नहीं है, ये मैंने नहीं, कहीं ऐसा गलत, मतलब ये नहीं है। गलत पढ़ लिया है। WHO ये कहता है कि अगर आज की डेट पे 100 मरीज है तो 80% जो मरीज है उसका टेलीमेडिसिन से इलाज हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे आती है, ट्रस्ट की। जो इंडिया में तो रहे। और एक रहता ही है, हैबिट, लेकिन आज तक की हैबिट भी यही रही। हैबिट, लेकिन अगर आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने 4 साल पहले ही ई संजीवनी लॉन्च किया था, और आज तक तकरीबन 25 करोड़ ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन इंडियन गवर्नमेंट करा चुकी है अपने PSC से, अपने CHC से। नाइस, और बढ़िया चल रहा है, मतलब इसका मतलब लोग बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं। लोग भरोसा कर रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है। लेकिन अभी अब भी हम, हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है कि हम हर चीज़ सरकार पे डाल देते हैं कि सरकार ही करेगी। हाँ, क्यों? मतलब हम जैसे आज के टाइम पे हम लोग मेरे ख्याल से 9 से 10 राज्यों में उपलब्ध हैं। हमारे पास 3000 पार्टनर्स हैं ऑलरेडी, जो कि देश के कोने कोने में हैं। हम सरकार के अलावा एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है देश को, क्योंकि सिर्फ ईऑनमेड नहीं, ईऑनमेड जैसी 10,000 कंपनियां अभी देश को ज़रूरत है जो कि भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करेंगी। हमें लोगों तक पहुंचना होगा, हमें जो लास्ट माइल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे, उनके अपस्किलिंग पे काम करना पड़ेगा। हम देश में प्लम्बर की अपस्किलिंग पे काम कर रहे हैं, हम देश में इंजीनियर्स के अपस्किलिंग पे काम कर रहे हैं, AI दुनिया जहाँ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो लास्ट में गांव में, उस मोहल्ले में, उस ब्लॉक में एक इंसान है, उस तक AI पहुँचेगा कैसे? उस तक आपने तो रोबोटिक सर्जरी यहाँ पे बड़े दिल्ली के मशहूर हॉस्पिटलों में डाल दी, लेकिन वहाँ तक एक गायनेकोलॉजिस्ट कैसे पहुँचेगा? वो तो है ही नहीं।
उसको ही हमें उपाय देने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे टेक्नोलॉजिकली एजुकेट करना पड़ेगा, और वही इंसान अपने नीचे लोगों को और एजुकेट करेगा कि अब आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं, देश में मेरे ख्याल से 40% महिलाएं हैं हमारे देश में ऑलमोस्ट। आप ये समझिए, आपके पास यहाँ पे गायनोकोलॉजी, आप डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है कि हम लोग उसके बारे में बात करने लग गए, बेसिक गायनोकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम्स है कोई भी। गायनो के डॉक्टर मैं खुद गांव से हूँ, लेकिन मैं और भी बाकी लोग भी गांव से, दो यार दोस्त भी गांव से। गायनोकोलॉजिस्ट मैं जनता के लिए बता दूं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। हाँ मतलब हाँ, सही आपने बता दिया, जनता के लिए नहीं उपलब्ध है। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर अब मैं अपने गांव से निकल के मैं ज़िले में भी जाऊं ना, और गायनोकोलॉजिस्ट की एक स्पेशलिस्ट क्लिनिक देखूं, तो बहुत मुश्किल है। मतलब 2-3 तो मिल जाएंगे, लेकिन आप ये सोचोगे कि ज़िले में 10 मिल जाएंगे या 25 मिल जाएंगे, तो मुश्किल है, नहीं है। और उसमें भी ये मुश्किल है कि भारत की ग्रामीण महिलाओं को अगर बोलो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ जो है उसको एक पर्टिकुलर उसकी डॉक्टर है गायनोकोलॉजी, आपको यहाँ इलाज कराना चाहिए, तो इलाज के लिए मानती नहीं है। पहली बात तो, पहली बात नहीं, इलाज चाहती हैं, बट वो वहाँ तक जाना, लोगों को पता चलना, उनको प्राइवेसी का बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए ग्रामीण महिलाओं की मानसिकता क्या प्राइवेसी से भी ज़्यादा उनके लिए चैलेंज है। वो एक दिन वहाँ से निकलेंगी, आएंगी जाएंगी, अगर वो मजदूर वर्ग की हुई तो उनकी दिहाड़ी गई, उनका पैसा डबल गया, ठीक है। आम महिलाएं जो गांव की हों क्या सोचती हैं, कह रही थी मेहनत से तो कम पैसे आ रहे हैं घर में, मैं अपने इलाज पे कैसे खर्च करा सकती हूँ, क्योंकि आना जाना वो सब, वो फाइनेंशियली हम सोचते हैं कि ये स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, भाई वो बहुत स्ट्रांग है। वो ऑलरेडी सोच के बैठी है कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचने का खर्चा कितना है, वहाँ बस किराया क्या है, मैं अकेले नहीं जा सकती तो साथ कोई जाएगा तो किराया डबल हो गया, आने के फिर डबल किराए होंगे। इसे जो आप कह रहे हैं हमारे टर्म्स में कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जब भी आपसे बात होती है तो लोग डॉक्टर की फीस, डायग्नोस्टिक का खर्चा और मेडिसिन का खर्चा मानते हैं। नहीं, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में ये सब आता है कि आप पहली बार डॉक्टर के पास ट्रैवल करने जाते हैं, आपके साथ कौन है, आप वहाँ जाके कुछ खा रहे हैं, उसका खर्चा, आप वापस आते हैं फिर फॉलोअप के लिए जाते हैं। तो टेली कंसल्टेशन आपका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट रिड्यूस कर देता है। आप ये समझिए, आप वहाँ बैठे बैठे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ डॉक्टर की फी और मेडिसिन, और वो भी कम। आज के टाइम पे भारत सरकार ने गांव-गांव में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल दिए। आप कहीं पे भी जाएंगे सस्ती दवा उपलब्ध है, अच्छी दवाएं उपलब्ध है। आप बस QR कोड स्कैन करिए या नियरेस्ट क्लिनिक पे जाइए या अपनी पड़ोस के आशा बहू के पास जाइए और बोलिए मेरे को ईऑनमेड के जरिए ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन चाहिए गायनोकोलॉजिस्ट से। 2 मिनट के अंदर आपके सामने दिल्ली के और देश के बड़े गायनोकोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं, आप बात करिए। इतना आसान है, चुटकियों में यस सॉल्व हो सकता है। मतलब बहुत प्रॉब्लम बड़ी समस्या सॉल्व हम लोग कई जगह कर भी चुके हैं। आज 3000 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं और डेली बेसिस पे हम लोग, मतलब मंथली बेसिस पे अगर हम बात करें तो हम लोग 10,000 से ज़्यादा पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं आज की डेट पे। और अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो वहाँ पे हम लोग हर महीने 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का चेकअप कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ चेकअप नहीं कर रहे हैं, जिनको दिक्कतें हैं उनको हम लोग पूरा डॉक्टर से बात करा रहे हैं, उनको दवाइयाँ मुआवजा करा रहे हैं। और उसके बाद उनके परिवार वालों के लिए भी हम ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा देते हैं कि अगर उनको कोई परिवार में किसी को दिक्कत है तो वो हमारा QR कोड स्कैन करके अपने घर से ही बैठ के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, हम दुबई में भी कर रहे हैं। हम जहाँ पर भी इंटरनेशनल चल रहा है मतलब। तो आपको मैं बताता हूँ कि जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्रीज़, पेंट इंडस्ट्रीज़, हम इन ये इंडस्ट्रीज़ डिजिटाइज हो रही हैं, पर इनके लेबर के लिए डिजिटाइजेशन, इनके लेबर के सॉल्यूशंस का डिजिटाइजेशन ईऑनमेड कर रहा है। कि अब आज के टाइम पे हिमांशु जी एक कंपनी के HR हैं, अब उनको कैसे पता चलेगा कि हिमांशु जी की कंपनी के लेबर्स या एम्प्लॉयज़ में ब्लड प्रेशर की कितनी प्रॉब्लम है। ईऑनमेड का सॉफ्टवेयर है, आप लिखिए आज मेरी कंपनी में कितने, जैसे आप ChatGPT पे लिखते हैं वैसे ही आपको हम जो सॉफ्टवेयर देते हैं कॉर्पोरेट्स को, उस पर आपको लिखना है हाउ मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, इट विल गिव यू द लिस्ट इमीडिएटली। कोई फाइलों में नहीं घूमना, कोई एक्सेल शीट मेंटेन नहीं करनी, कोई एक्सेल शीट पे जाके फिल्टर नहीं लगाना, खत्म। और ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, इनके यहाँ जो, जैसे आप टाटा का ही एग्जांपल दे रहे थे, इस तरह के और भी
हमारे देश में तो इस तरह की और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां मजदूर भारी तादाद में काम करते हैं। मतलब एक बार अगर उनकी छुट्टी होती है, सायरन बजता है, निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि मेला इधर ही चला है यस। है ना। तो इस तरह से कॉर्पोरेट अगर आपके साथ जुड़ती है, बड़ी बड़ी हम कंपनी आपके अग्रवाल साथ पैकर्स जुड़ती है एंड तो मूवर्स के साथ काम करते हैं, देश के सबसे बड़े कह सकते हैं कि ट्रांजिट और पैकेजिंग एंड मूविंग का काम करते हैं वो लोग। बहुत सारी कंपनीज के साथ हम काम करते हैं जिनका हम नाम अभी यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि उनके साथ एक करार साइन है, बट ऑलरेडी हम अगर आप देखें 16-17 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हैं हम। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 42 करोड़ ब्लू कॉलर वर्कर है, लेबर है, जिनको हेल्थ केयर की प्रॉब्लम अगर होती भी है, अगर आज इंडस्ट्री की, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ कागज में जांच हो जाती है, या अगर जांच हो भी गई तो बस वो एक फाइल बन के रखी रहती है, वो भी इलाज की बात कोई नहीं कर रहा है। अगर नहीं, आज आपको कोई बिल्कुल नहीं, दिक्कत है, उसके इलाज की बात कोई नहीं कर कोई नहीं रहा है। कर रहा क्योंकि कंपनी का कॉस्ट कंपनी जाएगा उस पे। और रिपोर्ट डिजिटल नहीं है। हाँ, फिर वो हम फाइलें उलटते रहो कि पिछले करते महीने रहते क्या हैं, हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था। करेक्ट। और हम लोग का क्या है कि हम लोग हर क्वार्टर, हाफ ईयरली, एनुअल चेकअप्स ब्लू कॉलर वर्कर का करते हैं, और वो जो डेटा है वो डिजिटली अवेलेबल होता है। और जैसा रमन जी ने बताया कि आप चैट जीपीटी की तरह उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एवरेज हीमोग्लोबिन कितना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम किसको है, कल को और चल के मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बीमारियां हो सकती हैं, हैं। हाँ, किस तरह पे मतलब हमारी प्रेडिक्शन एनालिसिस। प्रिडिक्शन एनालिसिस भी हो ये सकता सारी है। चीजें भी की जा सकती हैं। तो इसमें कॉर्पोरेट को भी फायदा है, और जो ब्लू कॉलर वर्कर है, जिस कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ उसका डायग्नोस्टिक हो रहा था, अब उसी कॉस्ट में उनका डायग्नोस्टिक भी हो जा रहा है, उनकी डॉक्टर से बात भी हो जा रही है, उनको दवा भी मिल जा रही है, और उनका पूरा का पूरा इलाज, प्लस उनके परिवार वालों को भी ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा मिल जा रही है। और ये सारा डेटा जो कॉर्पोरेट का है, जो इंसान का है, ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। ब्लॉकचेन और एआई जैसी टेक्नोलॉजी को बैकएंड पे हम यूज़ करते हैं। इस डेटा का एक्सेस उस मरीज़ के अलावा, या उस मरीज़ ने जिसको भी परमिशन दिया उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। एंड टू मतलब आपने जैसा बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये सिर्फ आपको पता है और उस डॉक्टर को पता है जिससे तो आपने इलाज बात कर की रहा है। है हाँ, बस। और कहीं किसी कभी नहीं पता चल सकता। कॉर्पोरेट को फिर मतलब मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट को ज़्यादा ज़रूरत है मेंटल हेल्थ और क्योंकि बात भाई सिंपल है, जब तक वो अपने कर्मचारियों की, अपने लेबरों का ध्यान नहीं रखेंगे, वो अगर छुट्टी पे रहे तो क्या कॉस्ट वो निकाल लेंगे, कुछ नहीं, कॉर्पोरेट इनिशिएटिव, प्रोडक्शन क्या ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्पोरेट जब बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं आज की डेट पे। और जब हमने अभी जिन भी कॉर्पोरेट को हम अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, तो उन्होंने बहुत एक्टिवली जो है हमारी सर्विसेज को समझा है और हमारे साथ जुड़े हैं, और अभी हम लोग इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। और जरूरी है ये और ये अच्छी पहल है आप लोगों की, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आपने जो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जहाँ कॉर्पोरेट, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, सभी लोग एक समान लेवल, क्योंकि स्वास्थ्य तो सबका खराब होता है भाई, कोई नहीं है जो अमृत लेके पैदा हुआ है, खराब तो होगा ही होगा, है ना। तो वो सब एक लेवल पे आके एक उसका इलाज एक जगह पे सीधा आसान तरीकों में, बिना कहीं गए हुए आना जाना, पूरा जो नॉर्मली हेल्थ खराब हुआ, आप हॉस्पिटल गए, आपका पूरा दिन गया। बिल्कुल सिंपल है, इंडिया में तो है कम से कम, और वो यहाँ 10 मिनट के अंदर पूरा हो जा रहा है। हो जाता। अच्छा, हम ब्लू कॉलर की बात कर रहे थे, है ना, जो कॉर्पोरेट जिसको कॉर्पोरेट मजदूर हम लोग अब नई दुनिया में कहते हैं, जिसमें मैं भी हूँ। तो यहाँ तक अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बोलूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, और जिस तरह से आप तरीका बता रहे हैं, इस तरीके के साथ आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे वर्कर का ख्याल रखें, तो ये आप क्या क्या उन्हें देंगे और वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, उसका क्या मतलब इन शॉर्ट की हिसाब किताब क्या है भाई, सीधा। तो देखिए, हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के साथ जब जुड़ते हैं, तो हम उनका हेल्थ केयर का एंड टू एंड जो सॉल्यूशन है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उनके यहाँ जो हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी ओएचसी है, हम उसको डिजिटाइज करते हैं। वहाँ पे 42 डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर 24/7 फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, वाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर, अवेलेबल रहते हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन की जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके के हेल्थ चेकअप्स, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट चेकअप्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें लेड है कि नहीं है उसका चेकअप करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें पोस्चर पे ज़्यादा फोकस करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके के चेकअप्स। उसके अलावा कंटिन्यूअस एक्टिविटीज़ इन द ओएचसी, जैसे कि आपका मेंटल वेलनेस डे हो गया, आपको योगा हो गया,
तो मल्टीपल सर्विसेज जो हो गई, और जो डेज होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो ये सारा सेलिब्रेशन इन द ओएससी, और एक ओवरऑल जो हेल्थ एंड वेलनेस है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ग्रो करे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, उसको कैसे बेटर बना सकते हैं। हम हेल्थ कंसल्टेंसी प्लस सर्विसेज, पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं कि आप, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार आप हमारे साथ जुड़ गए, अब आपको ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ के बारे में नहीं सोचना है, हम उसके बारे में सोचेंगे। और हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब ये सर्विसेज देते हैं तो इसकी शुरुआत मात्र 150 रुपए से हो जाती है। तो महज 150 रुपए। मात्र 150 रुपए से हम ये सर्विसेज की स्टार्टिंग ये जो करते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स जो के लिए वर्कर्स हैं, रहता जो है। मेट्रोपॉलिटन यस, सिटी में है, जहाँ पर न्यूनतम मंथ, डॉक्टर की यस, जो हाँ, फी है वो 1000 रुपए है, हाँ। वहाँ वो 150 में अपना इलाज वहां पे करा सकते हैं। बिल्कुल, उसमें क्या है कि वो 24 घंटे 24/7 ऑनलाइन डॉक्टर से वो कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी फैमिली कनेक्ट कर सकती है, उनके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते रहेंगे, प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वो चेकअप्स हम वहां पे कंडक्ट कराते हैं। चलिए, बेहतरीन हर्ष भाई। मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अगर आप वाइट कॉलर हो, ब्लू कॉलर हो, जिस भी जॉब में हो भाई, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बोलो कि भाई यहाँ टाई अप करें, ताकि आपके हेल्थ का ध्यान रखा जा सके और आप लगातार आगे बढ़ते रहें। लेकिन ये बात सिर्फ वाइट कॉलर जॉब की थी, आप गांव की भी बात कर रहे हैं, तो गांव तक कैसे पहुंच रहे हैं? मतलब कैसे आप जो जिस स्मार्ट क्लिनिक की बात कर रहे हैं, वो स्मार्ट क्लिनिक, अगर सपोज करो कि मैं जिस गांव से आता हूँ, मैं भले गांव में नहीं रहता हूँ, लेकिन गांव से कनेक्शन अब भी है। मैं अगर अपने गांव में किसी को बोलूँ कि भाई इस तरह का चीज़ें हैं, तकनीकी जो है, तकनीक एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बदल रही है हेल्थ केयर सेक्टर में, तो अपने गाँव में अभी कोई ऐसा हॉस्पिटल है नहीं जो जिससे हम तो इलाज करवा पाएँ, लोगों ना जाएं, ज़िले तक ना जाएं, दूर दराज ना जाएं, गांव के अंदर हो जाए। और मैं वहाँ एक गांव में स्मार्ट क्लिनिक किसी अपने दोस्त को, किसी अपने जानने वालों को बोलूँ कि ओपन करना है, तो क्या प्रक्रिया है, कैसे वो देखिए, ओपन हो पहले सकता तो है? सबसे पहले तो आपका वो जानकार एक मेडिकल लाइन से होना चाहिए, जिसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी एक मेडिकल फील्ड का, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ का हो, फार्मासिस्ट का हो, उसने डीएमएलटी किया हो, तो उससे फ्रेंचाइजी देना ज़्यादा उपयोगी रहता है, और वहाँ वो इलाज लोगों तक लेके जाता है, तो वो डॉक्टर के लिए भी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप इॉन मेड स्मार्ट क्लिनिक की बात करते हैं, तो इॉन मेड स्मार्ट क्लिनिक एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप तक पहुंचता है। आपके पास एक मोबाइल टैबलेट होना चाहिए, डेस्कटॉप लैपटॉप होना चाहिए, नहीं तो आप आजकल तो सेकंड हैंड भी आता है वो ले लेते हैं। आप 25,000 का जब हमसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मात्र 25,000 का, जिसमें 1 साल के लिए चाहे आप कितनी भी डॉक्टर कंसल्टेशन करवाएं, वो आपके लिए फ्री रहेगी। आप मरीज से हो सकता है कि 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये, जहाँ तक 300 रुपये तक आपको लगता है मरीज से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अब आपको पूरे साल कंपनी को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसे नहीं देने। इसके बदले आपको 24 घंटे डॉक्टर कंसल्टेशन मिल रही है, 42 से ज़्यादा डिफरेंट स्पेशलिटी मिल रही है, और अगर आप हमारे नियरेस्ट लैब के भी आसपास हैं तो आपको कलेक्शन सेंटर मिल रहा है, जिसमें कि आप कलेक्शन सैंपल कलेक्ट करेंगे और लैब से कोई पर्सन आके आपसे वो सैंपल लेके चला जाएगा। तो जब आप, और हम आपको कांस्टेंट ट्रेनिंग देते हैं, कांस्टेंट प्रोग्राम देते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, टेलीमेडिसिन एंड गायनेकोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट, टेलीमेडिसिन एंड ऑर्थोपेडिक्स का सर्टिफिकेट। तो इससे आप भी और ज़्यादा सीखते हैं, आप भी और आगे डेवलप करते हैं। तो हम आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर दे के नहीं छोड़ते, हम आपको सिर्फ एक सर्विस दे के नहीं छोड़ते, हम आपके साथ ग्रो करते हैं। तो मेरे गांव के लोगों, वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगा, देख लेना। बता दिया है इन्होंने कि कैसे हम गांव में स्मार्ट क्लिनिक ओपन करके अपने पूरे गांव के लोगों की हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं गांव। और जब हेल्दी लोग रहेंगे हमारे यहाँ, तो वेल्दी तो होना लाजमी है भाई। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते रहेंगे, और स्वस्थ रहें, ध्यान रखिए। और ध्यान नहीं रख सकते तो कांटेक्ट करिए इनकी ऑर्गेनाइजेशन को, सब ठीक हो जाएगा। रब राखा।